दोस्तों आज के टाइम में भले ही लोग म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी ज्यादातर लोगों का मानना यही होता है कि अगर किसी को अच्छा रिटर्न चाहिए तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस 100% होते हैं। लेकिन क्या हो जब आप प्रॉपर्टी के लिए पैसे लगाएं और आपको प्रॉपर्टी तो छोड़ो, प्रॉपर्टी के पेपर तक हाथ ना आए। दोस्तों एक ऐसे स्कैम के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे इंसान ने जो कभी गली गली घूमकर दूध बेचा करता था और देखते ही देखते उसने 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगा दिया। उस आदमी का नाम था निर्मल सिंह भंगू और स्कैम का नाम था PACL। आई एम श्योर आपने स्कैम का नाम जरूर सुना होगा। स्कैम में जिन लोगों के पैसे गए वो आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनको उनके पैसे कभी ना कभी जरूर वापस मिलेंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या उन लोगों को उनके पैसे वापस मिल पाएंगे और ये जो पूरा स्कैम हुआ था किस तरीके से हुआ था जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे PACL स्कैम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गली गली घूमकर दूध बेचने वाले निर्मल सिंह भंगू ने अपनी इस ठगी की शुरुआत कैसे की। दोस्तों निर्मल सिंह भंगू पंजाब के अटारी गांव में दूध बेचा करता था। उसके बाद में उसने तकिए बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू किया। फिर कुछ सालों तक इधर उधर छोटे मोटे काम करने के बाद में हरियाणा की एक स्कैमर कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट में काम करना शुरू कर दिया और दोस्तों यहीं से उसे इस स्कैम का आइडिया मिला था। अब अगर आप जानते हैं कि गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी ने कौन सा स्कैम किया था तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। सो दोस्तों गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी को छोड़ने के बाद में निर्मल सिंह भंगू ने 1980s में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट। इसमें वो लोगों से ये कहकर पैसे लिया करता था कि उनके पैसे से वो बड़े बड़े प्लॉट खरीदेगा और वहां पे सांगवान के पेड़ लगाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं सांगवान की जो लकड़ी होती है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और वो बहुत महंगी बिकती है। तो दोस्तों उसने सभी को कहा कि 5 सालों के बाद में वो उन पेड़ों को और जमीन को बेच देगा और उनका पैसा प्रॉफिट के साथ लौटा देगा। देखिए दोस्तों PGF बड़े प्लॉट की स्कीम थी जिसकी वजह से ज्यादातर पैसे वाले लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो निर्मल सिंह भंगू ने सोचा क्यों ना मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को भी इन्वेस्ट करवाया जाए। तो उसने 1996 में एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि PACL। यहां भी दावा किया गया कि जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उनके पैसे से जमीन खरीदी जाएगी और उसे डेवलप करके बेचा जाएगा जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा और उनका पैसा उनको वापस प्रॉफिट के साथ में लौटा दिया जाएगा। तो बस आप यूं समझ लीजिए PGF और PACL में फर्क सिर्फ इतना था कि PGF में लोगों को बड़ी जमीन के लिए इन्वेस्ट करवाया जाता था जहां पर सांगवान के पेड़ लगाए जाने की बात कही गई थी और बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने का दावा भी किया गया था, जबकि PACL में छोटी जमीन में लोगों को इन्वेस्ट करवाया गया था और उन्हें डेवलप करके यानी कि स्कूल बिल्डिंग हॉस्पिटल ये सारी चीजें बनाकर अच्छा खासा रिटर्न लौटाने का वादा किया गया था। और दोस्तों रिटर्न भी कोई 5 या 6% नहीं बल्कि 12% से ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया गया था, जो कि आसानी से दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं मिल पाता। और इस स्कीम में लगभग 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हुए और 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके अलावा कंपनी लोगों के पास एक और ऑप्शन रखती थी। कंपनी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद या तो वो अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते थे या फिर चाहे तो उस जमीन को भी ले सकते थे। दोस्तों चौंका देने वाली बात तो ये थी कि कंपनी लोगों से उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें प्रॉपर्टी पेपर नहीं बल्कि ये एक रिसिप्ट देती थी, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिस पे कंपनी का नाम और अमाउंट लिखा होता था, जिसकी वैल्यू मार्केट में एक रद्दी पेपर से ज्यादा नहीं होती थी और लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस रिसिप्ट से 5 साल बाद या तो वो प्रॉपर्टी ले सकते थे या फिर इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा वापस। ज्यादातर लोगों को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं था बल्कि वो बेटर रिटर्न चाहते थे, तो उन लोगों ने प्रॉपर्टी पेपर की मांग कभी की ही नहीं। कंपनी ने लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे खूब पैसे लिए और लोगों को भी ये फायदे का सौदा लग रहा था, तो कई सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों से पैसे कर्जा लेकर इस स्कीम में लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोगों को कैसे इस कंपनी के ऊपर भरोसा हो गया, तो मैं आपको बता दूं PACL ने IPL और कबड्डी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया था। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर थे ब्रेटली वो भी PACL के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके अलावा PACL का अपना खुद का P7 नाम का न्यूज चैनल भी था जिसके थ्रू वो अपने स्कीम्स का एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। अब दोस्तों हर पॉन्जी स्कीम की तरह इस स्कीम में भी शुरुआत में लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिले और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई, लेकिन जैसे ही लोग बढ़ने लग गए ये घोटाला शुरू हो गया। शुरुआत में जिन लोगों का कंपनी ने भरोसा जीता था उन्हें अपना एजेंट बना लिया और कमीशन भी देने लग गई, यानी पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे लोग कंपनी को सही समझकर अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी इस स्कीम के लिए कन्विंस करने लग गए। कई जगह बड़े बड़े सेमिनार होने लगे जहां लोगों को यह बताया जाता कि PACL कंपनी 1983 से काम कर रही है और लोगों को अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, जबकि PACL को 1996 में बनाया गया था और PGF को 1983 में बनाया गया था, लेकिन उसका कोई खास जिक्र नहीं हो रहा था। सेमिनार लेने वाले एजेंट्स लोगों को यह कहकर भरोसा दिलाते थे कि अगर आपको लग रहा है कि कंपनी अचानक से बंद हो गई तो
तो इसके लिए हम आपको ये रिसिप्ट दे रहे हैं, जिससे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी एमसीए के पास जा सकते हैं, जो हर तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को हैंडल करता है। वहां आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लोग भी उन एजेंट्स की बातों में आकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 की संख्या में एक दूसरे को जोड़ने लगे और इन्वेस्ट करवाने लगे। ऐसे करते करते कंपनी में लगभग 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, हर स्कैम की तरह इस स्कैम के ऊपर से भी पर्दा उठा। साल 1999 में जब सेबी ने फ्रॉड स्कीम्स को रोकने के लिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन शुरू किया, तो दोस्तों उसी साल सेबी को पीएसीएल के कुछ इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट आई, जिसके बाद में सेबी ने पीएसीएल और पीजीएफ को सीआईएस के अंडर में रखकर जांच करने का आदेश दिया। और यह बात निर्मल सिंह भंगू को पसंद नहीं आई, सो उसने दोनों कंपनीज की तरफ से सेबी की शिकायत हाई कोर्ट में दर्ज करवाई। अगर मैं पीजीएफ की बात करूं तो उसने पंजाब हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई और पीएसीएल ने राजस्थान हाई कोर्ट में। जिसके बाद में पंजाब हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पीजीएफ एक सीआईएस कंपनी है और सेबी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, इसके लिए यह कंपनी जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। जिसके बाद में पीजीएफ कंपनी को 1999 में ही बंद कर दिया गया था। लेकिन पीएसीएल कंपनी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि पीएसीएल एक सीआईएस कंपनी नहीं है, इसलिए सेबी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से पीएसीएल सेबी के चंगुल से बच निकला और अब इनका बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लग गया, क्योंकि पीएसीएल की सेबी के अगेंस्ट कोर्ट में जीत हुई थी, तो लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया। पर दोस्तों, सेबी भी कहां चुप बैठने वाला था, तो सेबी इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये केस लंबा चला और साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला सुनाया कि पीएसीएल एक सीआईएस कंपनी है, इसलिए सेबी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जिसके बाद में सेबी ने पीएसीएल की कंपनी की जांच शुरू की और जब लोगों को यह बात पता चली तो लोगों ने पीएसीएल से डिमांड की कि उन्हें अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए और प्रॉपर्टी कहां पे उसका एड्रेस भी चाहिए। लोगों के बार बार दबाव बनाने पर पीएसीएल ने बताया कि राजस्थान के बाड़मेर में 10,000 एकड़ की जमीन है और जब उस जमीन का पता लगाया गया तो पता चला कि वो जमीन तो पूरी तरीके से बंजर है और उस पर कोई भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। दोस्तों, पीएसीएल से लगभग 30 लाख एजेंट जुड़े हुए थे और जो लोग भी पैसे दे रहे थे उससे निर्मल सिंह भंगू ने दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, कोलकाता, मुंबई जैसे कई सारे स्टेट में लगभग 1,83,000 एकड़ जमीन खरीदी थी। पीएसीएल की दिल्ली के कैनॉट प्लेस में लगभग 61 प्रॉपर्टीज थी। अब ये सब चीजें सामने आने के बाद में इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा सदमा लगा और लोग सड़कों पे उतर आए। सो ऐसे में सेबी ने लोगों को पेशेंस रखने के लिए कहा और पीएसीएल को इन्वेस्टर्स के सारे पैसे लौटाने का आदेश दिया। साथ ही पीएसीएल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में साल 2016 में सीबीआई ने निर्मल सिंह भंगू के साथ साथ 12 लोगों को अरेस्ट किया और उनसे की गई पूछताछ में यह पता चला कि देश के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पीएसीएल के लीगल एडवाइजर थे, जिसके बाद में उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। दोस्तों, स्कैम के एक्सपोज होने के बाद में इन्वेस्टर्स को कंपनी की तरफ से ये मैसेज आने लगे कि उन लोगों ने जितना भी अमाउंट क्लेम किया है उतना अमाउंट अगर उनको क्लेम करना है तो 10% जीएसटी पे करना होगा, जिसके बाद में उन्हें अपना पैसा वापस मिल जाएगा। और इस स्कैम में भी कई सारे लोग फंस गए, जिसके बाद में पैसे ना मिलने पर लोग सड़क पर उतर आए। जिसके बाद में सेबी ने sebpaclrefund.co.in शुरू किया। ये एक वेबसाइट थी जिसके थ्रू पीएसीएल के सारे एसेट्स को बेचकर सेबी लोगों को पैसे रिफंड कर रहा था। लेकिन इन्वेस्टर्स का अमाउंट इतना ज्यादा था कि उन्हें रिफंड करने के लिए पीएसीएल के एसेट्स भी कम पड़ गए और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके पैसे वापस नहीं मिल पाए। वो इस इंतजार में बैठे हैं कि उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा, क्योंकि सेबी ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन क्या सचमुच में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की है? क्या हम इन्वेस्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कहीं पर भी पैसे डालने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल की जाए? अगर लोग उस वक्त प्रॉपर्टी पेपर्स की डिमांड करते या स्कीम की जांच पड़ताल करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। देखिए दोस्तों, ये स्कैम काफी पुराना हो चुका है और जो अपराधी है निर्मल सिंह भंगू, वो अपने साथियों के साथ फिलहाल जेल के अंदर है। लेकिन आज भी इंडिया में लाखों ऐसे पॉन्जी स्कैम्स चल रहे हैं जो पैसे डबल करने या ज्यादा इंटरेस्ट देने का दावा करते हैं और हम में से कई सारे लोग आज भी हर चीज पता होने के बाद भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ आपको अलर्ट करना था और ये बताना था कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद में ही अपनी गाड़ी कमाई को वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप या आपके आसपास में किसी ने भी पीएसीएल में अपने पैसे लगाए थे और उन्हें पैसे वापस मिल गए या फिर नहीं मिल पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।